Hello, student of class 9th. Today we discuss about uniform motion and non-uniform motions. Students, आज हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स एक समान गति और असमान गति, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे. Consider an object moving along a straight line. Let it travel 5 meters in the first second, 5 meters more in the next second, 5 meters in the third second, and 5 meters in fourth second. In this case, the object covers 5 meters in each second. Students, मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू पहले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है और अगले सेकंड फिर 5 मीटर ट्रैवल करती है और इसी तरह से थर्ड सेकंड में भी वो 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फोर्थ सेकंड में भी 5 मीटर ही ट्रैवल करती है. तो इस परिस्थिति में हम देख सकते हैं, इस स्थिति में हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट प्रत्येक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है. तो एट द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समान समय में समान दूरी तय करती है तो ये यूनिफॉर्म मोशन को इंडिकेट करता है. इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रत्येक सेकंड में एक समान डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो ऐसी डिस्टेंस को हम ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशंस वेयर objects cover unequal distances in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. Okay? तो स्टूडेंट, हम यहाँ देखते हैं कि जो टाइम इंटरवल, जो समय अंतराल दिया गया है इस प्रकार की मोशन के लिए, वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए. परंतु हमारे दैनिक जीवन में ऐसी विभिन्न प्रकार की हम मोशंस को ऑब्जर्व करते हैं या देखते हैं जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं की जाती है. जैसे एग्जाम्पल में जब एक कार मूव करती है और किसी ऐसे गली से होकर गुजरती है जो काफी क्राउडेड है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो पार्क में जॉगिंग कर रहा हो, तो आप ऐसी ऑब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो इनमें सेम टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल होगी. जैसे कार पहले एक सेकंड में 5 मीटर जाए और दूसरे सेकंड वो 10 मीटर ट्रैवल करती हो या फिर उससे भी ज्यादा कम, उससे भी कम ट्रैवल करती हो. तो इस तरह से जो डिस्टेंस समय के साथ साथ ट्रैवल होता है उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. तो दीज आर सम इंस्टेंसेस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Now look at the activity 8.5. The data regarding the motion of two different objects A and B are given in table 8.1. Examine them carefully and state whether the motion of the object is uniform or non-uniform. So since you look at table 8.1, so there are some distances which is traveled by any object with a interval of time. Now look here. At time 9:30 a.m., the object is traveled 10 meter in
12 seconds. Sorry, at 9:30 a.m., the object A traveled 10 meter and the object B traveled 12 meter, but at 9:55 a.m., the object A traveled 20 meter and object B traveled 19 meter. Similarly, at 10 a.m., the object A traveled 30 meter and object B traveled 23 meters. Similarly, when we observe the other time and distance traveled by both objects A and B, so we find that the distance traveled by these objects with a time of interval are not same. So we can say that this type of motion is non-uniform motion. इसमें जैसा कि आप टेबल में देखते हैं, देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ए के द्वारा 9:30 AM पर 10 मिनट की डिस्टेंस 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है, तो ऑब्जेक्ट बी के द्वारा 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की जाती है। और इसी थोड़े समय के बाद 9:45 AM पे जब ये ऑब्जर्व किया जाता है तो पता चलता है कि ऑब्जेक्ट ए 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है और ऑब्जेक्ट बी जो है 19 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है। तो इस तरह से जैसे हम टेबल को देख करके ये आसानी से कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस इन ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल की गई है वो समय के साथ साथ इक्वल नहीं है। तो ऐसी मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ओके, नाउ लुक एट मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। So friends, now look at figure 8.2. In figure A, there is the given of speed, bowling speed in kilometer per hour. So 140 kilometer per hour, 143, 135, 145, 132, and 130. That is the speed of bowling in kilometer per hour. And sometimes you also saw that along the road, the speed limit board. On this board, you have seen 50 km per hour or 50 km per hour speed of any car or other loaded vehicles. फ्रेंड, इसके अलावा आपने रोड के किनारे भी ऐसे कुछ बोर्ड देखे होंगे जहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है किसी कार की या किसी लोडेड व्हीकल्स की स्पीड लिमिट वहाँ पे इंडिकेट होती है। तो इस तरह से हम स्पीड को एक्सप्लेन करते हैं और राइट करते हैं। Now look at the situation given in 8.2. If the bowling speed is 143 km per hour, so what does it mean? What do you understand from the signboard in figure 8.2b? So different objects may take different amount of time to cover a given distance. तो जब हम बॉलिंग स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर या उसके अलावा भी बॉलिंग स्पीड वहाँ पे फिगर नंबर ए में इंडिकेट है, इसको देखते हैं तो इसका क्या मतलब आप समझते हैं। तो अगर हम देखें तो सेम डिस्टेंस अलग अलग ऑब्जेक्ट के द्वारा अलग अलग टाइम में ट्रैवल की जाती है। जैसे एक कार और एक साइकिल की हम बात करें तो एक कार के द्वारा अगर 1 घंटे में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल होती है तो फिर एक साइकिल के द्वारा 30 किलोमीटर की डिस्टेंस 1 घंटे में ट्रैवल नहीं हो पाएगी, बिकॉज द स्पीड ऑफ साइकिल एंड द स्पीड ऑफ कार आर नॉट सेम। Okay, some of them move fast and some move slowly. The rate of which object move can be different. Okay, also different object can move at the same rate. Student, आप जानते हैं कि दो अलग अलग व्हीकल्स हैं जैसे साइकिल एंड कार, तो देयर स्पीड आर डिफरेंट टू ईच अदर, सो their distance traveled by them are not same. Clear?
One, the way of measuring the rate of motion of an object to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed, and the standard unit of speed is meter per second. Okay friends, डिस्टेंस की स्पीड की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो हमेशा मीटर पर सेकंड में लिखी जाती है। इसके अलावा स्पीड को हम किलोमीटर पर हावर में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? बट दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, सो यू विल बी लर्न इट। द स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, The other unit of speed includes सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर हावर। इसके अलावा स्पीड के और भी यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे सेंटीमीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर हावर। इस तरह से भी हम यूनिट लिख सकते हैं डिस्टेंस स्पीड की यूनिट को, बट दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट। ओके, वी रिक्वायर ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नॉट बी कॉन्स्टेंट। ओके, so everyone, now look at the average speed formula. Average speed is equal to total distance travel upon total time taken. फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करती, इट मीन्स वो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसकी ओवरऑल अगर हम स्पीड फाइंड करना चाहें तो उसे हम एवरेज स्पीड कहते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कुल चली गई दूरी में उसके द्वारा लिए गए समय से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये इसकी एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी। और डिस्टेंस को स्मॉल s, टाइम को स्मॉल t और एवरेज स्पीड को अगर हम स्मॉल v से इंडिकेट करें तो फिर ये फॉर्मूला इस तरह से इंटरचेंज हो जाता है, स्मॉल v इज इक्वल टू स्मॉल s अपॉन स्मॉल t, मीन्स v इज इक्वल टू s अपॉन t। So this is the formula of average speed. Okay friends, now let us understand this by an example. If a car travels a distance of 100 km in 2 hours, its average speed is 50 km per hour. The car might not have traveled to 50 km per hour all the time. Sometimes it might have traveled faster and sometimes slower than this. Okay friends, आइए से दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि एक कार 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को 2 घंटे में तय करती है, तो इस कार की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होगी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। परंतु उस कार के द्वारा प्रत्येक समय में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं चली जाएगी, क्योंकि कभी कभी कार बहुत तेज चलेगी और कहीं कहीं कार बहुत स्लो चलेगी अपने यूजुअल स्पीड के अपेक्षा। तो इस तरह से अगर हम उस कार की यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए यहाँ पे कार की स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एवरेज स्पीड की सहायता लेते हैं। तो इट मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर? नाउ लुक एट द नेक्स्ट हेडिंग, स्पीड विद डायरेक्शन। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed. The quantity that specifies both these aspects is called velocity. किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन की दर होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कर सकते। If we specify its direction of motion along with its speed, अगर हम इसकी मोशन को
इसके स्पीड के थ्रू, सॉरी, अगर हम इसके डायरेक्शन को स्पीड के थ्रू डिटेक्ट करना चाहें तो द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उस क्वांटिटी को हम वेलोसिटी कहते हैं। इसमें जैसे कि अभी आपने फॉर्मूला देखा v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ, v इज द स्पीड ऑफ कार एंड s इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड t टोटल टाइम टेकन। तो अगर हम यहाँ v जो कि स्पीड है, बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इन इट देयर इज नो डायरेक्शन। अगर हम v जिसको हमने स्पीड पहले कहा है, तो स्पीड जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। अगर इसी को अगर हम केवल मैग्नीट्यूड के द्वारा अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक स्पीड का फॉर्मूला बनता है, जहाँ पे जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन अगर हम इसी को मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन की भी अगर हम बात कर दें तो फिर यही फॉर्मूला v इज इक्वल टू एस अपॉन टी वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। और वेलोसिटी जो होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आल्सो। ओके, so everyone will learn this formula. Average velocity is equal to initial velocity plus final velocity upon 2, and mathematically it can be represented as v small av is equal to u plus v upon 2। तो स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी के लिए आप फार्मूला ये लर्न रखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज कर लीजिए कि कोई एक कार है जो यूनिफॉर्म स्पीड से किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, तो उसकी प्रारंभ में उसकी जो वेलोसिटी थी, यानी शुरू में जो उसकी वेलोसिटी थी और लास्ट में जो उसकी वेलोसिटी हुई है, इन दोनों के सम को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी कहलाएगी। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल मीन्स प्रारंभिक वेग जिसको हम कहते हैं, और फाइनल मीन्स अंतिम वेग। तो इन दोनों के सम को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, यानी इनका अगर मीन एवरेज फाइंड कर दें, तो दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से और फाइनल वेलोसिटी को स्मॉल v से इंडिकेट किया जाता है। तो इस तरह से VAV मीन्स एवरेज वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं।